नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आपके लिए हाजिर है। पिछले एपिसोड में चलते चलाते हमारे कई साथियों ने इस बात की मांग की थी कि आप पेन मैनेजमेंट पे एक बार फिर से अपना मत या अपने जो आपका स्टेटमेंट है या पेन मैनेजमेंट में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से एक बार और इसको व्याख्यात कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए। और इसके बाद आप सबने मांग किया था फीवर मैनेजमेंट पे। तो आज हम पहले पेन मैनेजमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसके पहले मैंने बहुत विस्तार में, अगर आपको याद हो, वर्ष 2021 के किसी एपिसोड में मैंने पेन मैनेजमेंट पर बहुत अधिक चर्चा की थी। लेकिन आज हमारे कुछ नए साथी हैं जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं सुना या नहीं खोजा। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित हमारे जितने नए श्रोता हैं या हमारे जो नए चिकित्सक हैं जिनका उत्साहवर्धन हो, मैं उसके लिए अपने हर प्रयास करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट पर चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन आज हम पहले आपको ये बता दें कि पेन है क्या। दरअसल पेन कोई रोग नहीं है। पेन हमारे शरीर में एक संकेत है ब्लॉकेज होने का। किस बात का ब्लॉकेज? हमारे ब्लड सर्कुलेशन का ब्लॉकेज, हमारे एयर पैसेज का ब्लॉकेज, हमारे जो तंत्रिकाएं हैं उनके टिश्यू फ्लूइड का ब्लॉकेज या लिम्फ फ्लूइड का ब्लॉकेज। जैसे एक नदी है, वो अविरल धारा में बहती चली जा रही है और बीच में आप कोई बंधा बना दें, बांध बना दें, तो वहाँ पर नदी का पानी ओवरफ्लो करेगा और अगर कुछ दूर वो पानी ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, नहीं निकल पाएगा तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में फैल करके उसको बाढ़ ला देगा, यानी भीषण तबाही ला देगा। बिल्कुल यही सिस्टम हमारे शरीर के ब्लड कैपिलरीज में, हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में जो प्रकृति द्वारा, अब प्रकृति हम किसी भी रूप में मान लें, हम इतने मान सकते हैं कि जिस अदृश्य शक्ति ने हमारे शरीर का निर्माण किया है और उसने कितनी बारीकी से, कितने सहूलियत के आधार पे, या उसके इंजीनियरों ने कितनी मेहनत की होगी मानव के शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की या पौधे के शरीर को बनाने में उसने कितना दिमाग लगाया कि हमको किस तंत्रिका को कहाँ से कहाँ जोड़ना है, किस ब्लड कैपिलरीज को कहाँ से कहाँ निकालना है, कितने ऑर्गन सेट करने हैं, किडनी के साथ कौन सा ऑर्गन देना है, लीवर के साथ क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन रहेगा, स्प्लीन का क्या फंक्शन रहेगा। ये सारे के सारे सिस्टम बनाने वाला जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी हो, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से विज्ञान भी इस बात को मानता है कि प्रकृति शब्द, विज्ञान ने एक नेचर शब्द दे रखा है, प्रकृति शब्द, नेचर, जिसके हम हमेशा श्रद्धा से उसको नमन करते हैं। तो जब हमारे शरीर के ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ चैनल या ये कह लें कि हमारे एयर पैसेज किन्हीं कारणों से, कारण कुछ भी हो, किन्हीं कारणों से अगर ब्लॉक हो गए, अब जैसे सपोज कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको पैर में ठोकर लग गई, आपके अंगूठे में। अब अंगूठे पर जब ठोकर लगी तो वहाँ पे प्रतिक्रियाएं क्या क्या हुई? पहली प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपको ठोकर लगी तो एक झटके के साथ जहाँ पर ठोकर लगी वहाँ पर अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज थी वो ब्रेक हो गई, झटके से टूट गई। और टूटने के बाद उनसे जो ब्लड का रिसाव हुआ वो आसपास के टिश्यू के आसपास या कोशिकाओं के आसपास जम रहा है या फैल रहा है। तो चूंकि उनको आगे जाने का मार्ग उनका ब्रेक हो गया, उनकी तंत्रिकाएं वहाँ ब्लड कैपिलरीज टूट गई। टूटने के साथ वहाँ पर ब्लड जब इकट्ठा होने लगा तो ब्लड अब जाएगा कहाँ? तो वहाँ पे आसपास की कोशिकाएं चूँकि क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टिश्यूज वहाँ के ब्रेक हो चुके हैं, तो वो टिश्यू जो ब्रेक हुए हैं या जो ऊतक वहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन ऊतकों में एक प्रकार का आरबीसी अपने आप को कन्वर्ट करेगा डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि आरबीसी का जो फंक्शन था वो आगे बहने का था, जैसे उसको बहने से रोका गया तैसे उसने अपने आप को कन्वर्ट किया डब्ल्यूबीसी में, अर्थात वहाँ पे स्वेलिंग हुई, उभार हुआ, कुछ टिश्यू फ्लूइड जमा और स्वेल कर गया वो स्थान। जैसे वो स्थान स्वेल कर गया या ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर रुका, वैसी तरह आपको वहाँ पर पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे श्वसन नाल में, हमारे सांस की तंत्रिकाओं में कहीं पर भी या अंदर एयर पैसेज में कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो गया तो सांस हमारी फूलेगी तो वहाँ के आसपास के टिश्यू पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा तो हमारे एयर पैसेज में या हमारी श्वसन नाल में हमको पेन होगा। गले का टॉन्सिल अगर बढ़ गया तो वहाँ पर क्या हुआ? टॉन्सिल बढ़ने में टिश्यू वहाँ पर ब्रेक हुए, लटके, कुछ उनकी संख्या बढ़ी और हमारा जो मार्ग था वो छोटा होगा। जब हम कुछ खाने पीने की चीज़ अंदर लेंगे तो हमारे टॉन्सिल से वो टकराएगा और टकराने के बाद वो दर्द करेगा। इसी तरीके से ब्रेन है।
ब्रेन का प्रेशर क्या है? हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई को रोक देना, ऑक्सीजन की सप्लाई का ब्रेक होना, हमारे ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन का फ्लो रुक जाना, ये हमारा सर दर्द, जिसको हेडेक आप कह सकते हैं, ये होता है। हमारे पेट में, आमाशय में कॉलिक दर्द होना, पेट में दर्द होना, वहाँ पे मल पदार्थों का इकट्ठा हो जाना, आगे के रास्ते को ब्लॉक कर देना, कड़ापन बन जाना, ये हमारा पेट का दर्द हो सकता है। अल्सर की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। पेन कितने प्रकार के कैसे हो सकते हैं? हमारे हड्डियों में दर्द, जोड़ों पर, ज्वाइंट पर अगर टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और उसके आसपास ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो हमारे घुटनों पर, हमारे गांठों पर, हमारे अंगुलियों के पोरों पर या हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डियों के पास आसपास मांस में कड़ापन आ जाएगा, वहाँ पे तंत्रिकाएँ आपस में जाम हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होगा उसी तरीके से हमारा पेन शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी शरीर के किसी पार्ट में अगर आपको दर्द हो रहा है, आप कंधे को घुमा रहे हैं, दर्द हो रहा है, आपको शोल्डर पेन है या स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, या आपको लंबर पेन है, या आप कहीं गिर गए हैं एक्सीडेंटल में, तो एक्सीडेंटल में आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो वहाँ के आसपास के आपके ब्लड कैपिलरीज और वेन्स ये सभी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ब्लॉक हो रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि हमारे शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार के दर्द में हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, और उन ब्लॉकेज को खोलना, उन ब्लॉकेज को दूर करना और वहाँ पर रक्त संचार का प्रॉपर करना या टिश्यू फ्लूइड का वहाँ पर प्रॉपर बहना, ये हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से कर सकते हैं। अब आम तौर से तो हम अगर बहुत दर्द हमारे किसी भी पार्ट में है तो हम S5, C7 और BE का सहारा लेते हैं। अब ये तीनों दवाएं हमारे एक स्वतंत्र कुमार जी हैं, वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने एक हमारे पास बुक का एक पेज कवर भेजा था कि देखिए फला लेखक ने, नाम नहीं लूँगा उस लेखक का, फला लेखक ने लिखा है कि इन दवाओं की आवश्यकता क्यों है, और उन्होंने हर दवाओं की व्याख्या की है और उन्होंने लिखा कि आपको इस तरह व्याख्या करनी चाहिए थी। हमारे एक और डॉक्टर ने कहा था कि आपको इस तरह व्याख्या करनी चाहिए थी। अब पहले मैं इसी का जवाब दे दूँ। जब मैंने अपनी बुक में आपको ऑर्गन वाइज और सिस्टम वाइज का डिवाइडेशन चार्ट दे दिया, और जब किसी रोग की मैं चर्चा अपने बुक में कर रहा हूँ, उस रोग के लक्षण और कारण मैं लिख रहा हूँ, तो लक्षण और कारण किन अंगों से और किन सिस्टम के बिगड़ने से उत्पन्न हो रहे हैं, ये आपको एज ए फिजिशियन जज कर लेना चाहिए। तो जो मैंने नीचे दवाएं लिखी हैं, उन दवाओं का क्लैरिफिकेशन आप सिस्टम वाइज हमारे मेडिसिन से या ऑर्गन वाइज मेडिसिन से आप चेक कर लें कि इन दवाओं की आवश्यकता, अगर ये ऑर्गन, इसका मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हमने कहीं पर C1 लिख दिया है तो C1 हमारी प्यूटरेटिव ग्लैंड की मेडिसिन है, जो हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करेगी, हमारे विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों के हार्मोन्स के क्रियाकलापों को तय करेगी, उसका जो एक तरीके से उस पर अपना कंट्रोल करेगी। तो आपको सोचना चाहिए कि हमने यहाँ C1 क्यों लिया। अब आप ये चाहते हैं कि हम अगर 500 रोगों की चर्चा करें और एक रोग में 4 फार्मूले हमारे हों और 4 फार्मूले में लगभग 14 दवाएं हों, तो हम 14 दवाओं की फिर से व्याख्या करें पेज वाइज। एक बार अगर हमने कहीं पर यशवंत की व्याख्या कर दी तो हम उसी यशवंत को कम से कम 50 पेजों में या 100 पेजों में बार बार वही बात लिखें। बुक इस तरह नहीं लिखी जाती है। बुक लिखने का तात्पर्य होता है कि हम कम से कम समझने वाले व्यक्ति को और अधिक से अधिक समझने वाले व्यक्ति को और मिडिल तक समझने वाले व्यक्ति को हम अपनी बात समझा ले जाएं। हमने इसीलिए शुरुआती दौर में D3 से मेडिसिन बनाने के सारे फार्मूले हमने अपनी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दे दिया। इस बुक में आपको संक्षिप्त में हमने एनाटॉमी उन साथियों के लिए दिया जो नए हैं, फार्मेसी मैट्रियामेट का उन साथियों के लिए दिया जो बिल्कुल नए हैं। फिर हमने इसमें संक्षिप्त में आपको फार्माकोलॉजी भी दिया। उसके बाद हमने कोशिश किया कि इसमें प्लांट के सारे डिस्क्रिप्शन भी हो जाए, आपको कम से कम उनके पौधों के नाम, उनकी वैरायटी पता चल जाए। इसमें आपको देख रहे हो कि इसमें तमाम पेज पर आपको बाकायदे एक एक पेज पर एक एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन है। हमने ये कोशिश किया कि लगभग सारे 115 पौधों के चर्चा यहाँ पर हो जाए। फिर हमने इस बुक के लास्ट में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक थोड़ा सा नमूना दिया कि हमारी अगली आने वाली बुक, जिस बुक को आप लोगों ने पसंद किया, ये बुक, इस बुक में क्या आने वाला है, ये हमने अपनी इस बुक के लास्ट में हमने इस बात को दिखाया। अब जब मैंने पहली बुक में इस बात को डिवाइड कर दिया, चार्ट दे दिया, उसका डिवाइडेशन चार्ट दे दिया, और जब हमने ये बुक शुरू किया तो हमने यहाँ पे इस चार्ट को ही बना दिया। जब ये चार्ट आपकी समझ में अगर आ गया तो आपको रोग, उसकी दवाइयों का असर भी समझ में आ जाएगा। अगर आप हर पेज पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे तो शायद ये बड़ा मुश्किल होगा किसी भी चिकित्साविद के लिए और किसी भी राइटर के लिए कि हर रोग पर हर दवा का क्लैरिफिकेशन दे कि मैंने ये दवा यहाँ क्यों दी। कुछ दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। जब एक बार चार्ट बन गया है, उस चार्ट का सहारा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दवा यहाँ पे क्यों यूज की गई। अब किसी ने अपनी किताब की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए या किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांत को अपनाते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बिजनेस के रूप में अपना करके एक किताब लिख दी। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं और धंधा करते हैं
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। अभी हमारे एक सज्जन ने, नाम नहीं डालूंगा, उन्होंने एक अपने क्लिनिक के उद्घाटन की बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट डाली और पीछे फ़ोटो दिखाया, और फोटो में तमाम तरह के जो है ऑइंटमेंट और पेटेंट की शीशियाँ दिख रही थी। तो मैंने उसमें एक लाइन लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ तो यहाँ पर स्पेजिकेशंस के रूप में 38 शीशियों का किट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे मैं आपके बीच बैठा हूँ तो मेरे यहाँ ये D3 की 38 विभिन्न कंपनियों की 38 के तमाम रैक बने हुए हैं। इन रैकों में अलग अलग कंपनियों की दवाएं जो मेरे पास लोग सैंपल भेजते हैं, जिनको मैं चेक करके अपने रोगियों का टेस्ट करता हूं, ये रखा हुआ। मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है। मैं कहीं किसी, आज तक मेरे रिकॉर्ड में किसी पेशेंट को मैंने एक पेटेंट ना रिकमेंड किया है और ना दिया है। इसलिए नहीं दिया कि हमारे जो विभिन्न साथी हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन जिनको कहते हैं, वो जो पेटेंट बनाते हैं, उस पेटेंट पे वो जो अपनी दवाएं लिखते हैं, उन दवाओं पर जो फार्मूले वो सेट करते हैं, वो लिख देते हैं यस1 मिला हुआ है, यस5 मिला हुआ है, वेन1 मिला हुआ है। जब मैं उसी संबंधित रोग को, जिसका वो पेटेंट तैयार करके हम हमारे साथियों को वितरित करते हैं, जब वो पेटेंट की जो फार्मूले हैं, जब उसको मिला के दिया जाता है तो वो संबंधित रोग पर काम ही नहीं करता, लेकिन पेटेंट उनका काम कर जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं। तो अगर करते हैं और यूज करते हैं, उसका परिणाम मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का मिश्रण वहाँ नहीं किया है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ना तो सिरप है कोई, ना तो कोई ऑइंटमेंट है, ना तो कोई क्रीम है उस तरीके की लगाने के लिए, ना कोई हेयर ऑयल है। आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को अगर हेयर ऑयल बनाना है, तो आप जो F1, वेन1 और C1 की दवा जिसको आप लिखते हैं कि आप सीसी मिलाए हुए हैं, तो आपने अगर किसी तेल में मिला दिया उसको, चाहे वो गरी का तेल हो, नारियल का तेल हो, या आपका सरसों का तेल हो, या चमेली का तेल हो, किसी भी ऑयल में जब आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के ड्रॉप गिरा दिए, तो वो ड्रॉप शून्य है, उसका कोई काम नहीं, वो उस संबंधित ऑयल पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। डिस्टिल वाटर में उसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन किसी भी ऑयल बेस पर उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। जब आप कोई सिरप बनाते हैं, सिरप आप दूसरे बेस पर लेते हैं, उसमें ग्लूकोज का सिरप और कलर बेस होता है, उसमें आप ये कहते हैं मैंने इसमें S1 डाला है, मैंने इसमें L2 डाला है, मैंने इसमें S5 डाला है। कैसे डाला है आपने और क्यों डाला है? जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत कहता है कि आप क्लियर ट्रांसपेरेंट दवा देंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ट्रांसपेरेंट होती हैं, हानि रहित होती हैं, कलरलेस होती हैं, तो आप ये कलर कहाँ से ले आते हैं? आप ऑइंटमेंट कैसे बना लेते हैं? आप टैबलेट में इसको कैसे दे देते हैं, कैसे परफॉर्म कर देते हैं? हमारे एक साथी CME का क्लास दिखा रहे थे और नीचे उनकी तमाम दवाएं आ रही थी, तो मैंने छोटा सा सवाल किया कि आखिर ये हेल्को या स्किन लिप ये सब है क्या और कैसे बनती है? जरा वो बनाने वाले लोग एक बार अपनी विधि को बता देना कि वो कैसे बनाते हैं। वो भी एक, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अब तो वीडियो मेरे देख करके लोगों के सोशल मीडिया पे आने का शौक नया आ गया है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो वीडियो बना करके बताएं कि उन्होंने सिरप कैसे बनाया और क्यों बनाया। उन्होंने ऑइंटमेंट, उन्होंने दांत खाज खुजली की जो ऑइंटमेंट दिया, उसमें वो जो चीज़ें उन्होंने मिलाया, वो चीज़ें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहाँ से आई? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उन चीज़ों का एलोपैथ अगर मिलाता है, आयुर्वेद मिलाता है, होम्योपैथ मिलाता है, तो उनके पास कहने का तरीका ये है कि हमारा मैनेजमेंट ये कहता है हमने इसमें ये बेच लिया, ये लिया। हमने तो अभी तक अभी हम रिकॉग्निशन के लिए तरस रहे हैं। तो अभी से अगर हम पेटेंट मेडिसिन का प्रचार करेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आपको रमना है, सीखना है, तो केवल और केवल इस तरह की D3 की स्पेजिकेशंस मंगाइए, 5 ml निकालिए, 450 ml में उसको कन्वर्ट कर लीजिए और उससे निकाल करके आप रोगियों को देना शुरू कीजिए। फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कमाल देखिए। ये जो पेटेंट बना करके आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बिजनेस अपना कर रहे हैं, उन लोगों को चैलेंज करिए कि हम विदाउट पेटेंट हम अपने रोगियों को ठीक करेंगे। आपको ड्रेसिंग करना है तो किसी भी प्रकार के ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप सीधे B और G मिलाइए और उसमें S5 डालिए और देखिए जरा आपका घाव कितनी जल्दी भर जाता है। ये सब प्रायोगिक तरीके हैं। हम और डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ हम लोग जब रहते थे तो ड्रेसिंग मटेरियल यही बनाते थे। कहीं पर कोई चोट लग जाए, कोई भी इस तरह का एक्सीडेंटल केस आ जाए, हम लोग फट से S5 मिलाया हमने 10 ड्रॉप और B और G दोनों मिलाया। चूंकि B ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगी, प्रॉपर कर देगी, और G वहाँ पे पस नहीं बनने देगी। हम लोग तुरंत उसको मिला करके वो कॉटन में भिगो करके वो ड्रेसिंग कर देते थे और रोगी को कहते थे जाइए। आपको स्वयं घर में कहीं ठोकर लग गया, किसी परिवार के सदस्य को हो जाए, आप जरा यही मटेरियल वैसे भी रब कर दिए, अगर नहीं कटा फटा है तो आप केवल B और G और प्लस S5 को कॉटन में भिगो करके रख दीजिए घाव सूजन के ऊपर। देखिए सूजन कैसे चली जाती है। क्योंकि बात पेन मैनेजमेंट की हो रही है, तो पेन मैनेजमेंट में अगर स्वेलिंग है कहीं किसी पार्ट में, चाहे वो फोड़े फुंसी का है या किसी चोट लगने से या कोई एक्सीडेंटल रहे, जहाँ पे आपको कट दिखाई नहीं पड़ रहा, बाहर से ब्लीडिंग नहीं हो रही, वहाँ पे आप तत्काल S5 की 10 ड्रॉप B और G इन तीनों को मिला लीजिए और इसके बाद कॉटन में भिगो करके उसको रख दीजिए, जिसको आप कंप्रेस कहते हैं।
और तब तक रखे रहिए जब तक वो कॉटन सूख ना जाए। कॉटन सूख जाए तो फिर दोबारा आप इसी को प्रयोग कर सकते हैं। तो शरीर के किसी पार्ट में अगर आपको पेन हो रहा है तो आमतौर से अगर ये लगता है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ तो वहाँ पे आप S5 का प्रयोग करेंगे। अगर आपके श्वसन नाल में दिक्कत हो रही तो वहाँ पे आप P2 का प्रयोग करेंगे, S5 के साथ P2 का प्रयोग, F2 का प्रयोग करेंगे। अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में आपको दिक्कत आ रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको S5 के साथ क्या देना है, एलिमेंट्री कैनाल की दवाएं, क्या यस्टन, S5 के साथ यस्टन दीजिए तुरंत, और उसके साथ बी दीजिए। देखिए पेट में दर्द कैसे आराम मिलता है। अगर गैस बन रही है तो S5 के साथ आप C16 मिला दीजिए, देखिए आपको गैस में कैसे राहत मिलती है, पेन कैसे मिलता है। पीठ में दर्द है, जहाँ पे आपको लगता है कड़ापन है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कठोरपन आ गया, वहाँ पे आप C4, C7 और S5 और B दे करके देखिए आपका पेन मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा, अब आप छोटी छोटी बात पर, अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी ने लिखा कि आपने ये फार्मूला दिया था और मैंने इस फार्मूले पे 1 महीने दवा दे दिया है। तो मैंने उनको लिखा कि आप हमारे फार्मूले की डोज आधी कर दीजिए। उन्होंने फिर फ़ोन किया कि सर आधी का मैं मतलब नहीं समझ पाया। बड़ा समस्या आप लोगों के साथ मुझे यही है कि एक चिकित्सक होकर के एक चिकित्सक की परिभाषा को या उसकी भाषा को समझने में आपको दिक्कत आती है। इसका कारण ये बनता है कि आप अभी भी अपने चिकित्सा के प्रति गंभीर नहीं, आपको मेडिकल टर्म समझने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर मैंने आपको किसी रोग में 40-40 ड्रॉप पहली बार फार्मूला दिया है और मैं 10 दिन बाद कहता हूं कि आप डोज आधी कर दिए, तो जितने फार्मूले मैंने लिखे अगर उसमें 40 दिखा तो आप 20 कर दिए, हमने 10 पहले आपको बताया था आप 5 कर दिए, हमने 5 बताया था आप 2 कर दीजिए या 3 ड्रॉप कर दीजिए। और रोगी को भी खाते समय अगर आपने पहले 20-20 ड्रॉप दिया था कि 1 कप पानी में, उससे कहिए इसको 10-10 ड्रॉप खाइए। आधे का मतलब ये हो गया कि जो डोज पहले चल रही थी उस डोज को आप घटा दीजिए। मैं समझता हूँ कि आज के इस पेन मैनेजमेंट में आप सब ने बहुत ध्यान से सुना होगा कि शरीर के किसी भी पार्ट में अगर पेन हो रहा है, हड्डियों संबंधित पेन है, तो वहाँ पे C4 का प्रयोग करें। कड़े मांसपेशियों में अगर पेन है तो वहाँ पे C4 के साथ S5, B और G का प्रयोग करें। एलिमेंट्री कैनाल में अगर हमको पेन हो रहा है, कॉलिक पेन हो रहा है, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है या गैस का पेन हो रहा है, तो वहाँ पे हमको यस्टन और L3 का भी सहारा लेना पड़ेगा। हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो वहाँ पर हमको यस्टन और यस1 दोनों को अल्टरनेट लेकर के S5 के साथ देना पड़ेगा। बाहर अगर स्वेलिंग है, फोड़ा फुंसी है, उसका पेन हो रहा है तो S5, B, G। अगर कट का पेन है तो वहाँ पे हमको C7 देना है। अब क्यों देना है? C7 में क्या है? S5, A2 हमारी वेंस की मेडिसिन है, A1 हमारी आर्टरीज की मेडिसिन है। आर्टरीज और वेंस में अंतर समझ लें। अगर तात्कालिक चोट आपको लगी है, आप जा रहे थे, अभी आपको चोट लग गई, तो आप तत्काल जब हमारे पास आएंगे तो हम आपको S5 के साथ A1 देंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज में ब्रेकेज हुआ है। और जब 10-12 दिन बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, लालपन आ गया, सूजन आ गई, रेडनेस हो गया, तो अब वो आर्टरीज से उतर के वेंस में चला गया, तो वहाँ पे हम A2 देंगे। यानी तात्कालिक चोट पर A1 का प्रयोग करेंगे और 2-4-10 दिन या हफ्ते भर बीतने के बाद वाले चोट पर, जो एक्सीडेंटल चोट होंगे, वहाँ पे हम A2 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे आपसे अनुभव में आएगा। एक बैग या एक साथ आप इसका अनुभव नहीं आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप 10 पेशेंट देखते हैं, आपके 2 नहीं ठीक होते हैं तो आप निराश ना हो, आपके 5 नहीं ठीक होते हैं तो आप निराश ना हो। मैं भी जब चिकित्सक था तो पहले मेरे भी समझ में फार्मूले कम आते थे, बहुत दिमाग लगाता था, टेक्निकल करता था, रमाशंकर जी से बातचीत करता था, फिर उनके पास जाता था समझने के लिए, और 10 पेशेंट देखता था तो मेरे भी कभी 1 ठीक हुए, कभी 2 ठीक हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और 1-2 महीने में प्रैक्टिस करते करते सब रंग गए। और प्रैक्टिस करते करते आज 37 वर्ष हो गए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ जुड़े हुए, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इतना मोह हुआ कि मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर पाया और आपके बीच लगातार बना हूँ। तो बस मेरे साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सब से मेरा अनुरोध है कि पेन मैनेजमेंट पर आप ऑर्गन वाइज जिस सिस्टम में पेन हो, जिस ऑर्गन में पेन हो, S5 के साथ आप वो उस ऑर्गन का मेडिसिन भी मिला दीजिए। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रॉपर नहीं है तो B मिला दीजिए। अगर कहीं पर गैस रुकी हुई है या पस फॉर्मेशन बन रहा है, वहाँ पे आप WE का प्रयोग कर सकते हैं। पस बन रहा है तो G का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे क्रम में करके देखना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपको दर्द में छुटकारा मिलेगा आपके रोगी के लिए। तो बस चलते चलाते हमारा फ़ोन और हमारा कॉलिंग और फ़ोन कॉल नंबर नोट करें 9793252355। हमारी इन पुस्तकों को मंगाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो दोनों पुस्तकें आपको एक साथ पैकिंग में आपके 200 रुपये बचत हो जाएगी, चूँकि एक पैकिंग होगी तो 2800 रुपये में दोनों बुक। और अगर आप अलग अलग मंगाते हैं तो फिर आपको ये 1650 की हैंडबुक पड़ेगी और 1350 की हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पड़ेगी। हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। आप में से जो भी सज्जन इसको मंगाना चाहें, और हम अपने इन श्रोताओं को बता दें, चूँकि इधर 3 दिन से मैं बुक नहीं भेज पाया था, सुनीता चहर जी हैं, ये राजस्थान की हैं,
नरनौल की, इनकी बुक तैयार हो चुकी है। और उमेश ठाकुर जी हैं कांगड़ा के, हिमाचल प्रदेश के, आपकी बुक तैयार हो गई है। मिस्टर जेपी कंबोज यमुनानगर जगधारी हरियाणा के, आपकी बुक तैयार हो गई है। और मिस्टर गजेंद्र कुमार त्यागी जी, आपने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहले मांग की है, मेरठ से आपकी भी बुक है। ये सभी बुकें कल निकल जाएंगी यहाँ से। और अभी कुछ साथियों ने हमको पेमेंट किया लेकिन उन्होंने अपने एड्रेस नहीं भेजे हैं, तो जिनके पेमेंट आ चुके हैं मेरे पास इधर 3 दिनों में, कृपया वो अपने एड्रेस हमको सेंड कर दें ताकि बुक आपके घर पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फीवर मैनेजमेंट पे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जलाए रखिए, क्योंकि ये 115 पौधों की एंजाइम्स रूपी औषधि है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को केवल मोटिवेट करती है, उन पर कोई अपना साइड इफेक्ट नहीं डालती है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर वर्ग के, हर उम्र के, हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है, गुणकारी है। इसकी जोत जलाए रखें।